देखिए, राकेश टिकैत जी रजिस्टर्ड कांग्रेसी हैं। ये विरोध जो है ये मोदी जी की लोकप्रियता का विरोध है। मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ कि अब की बार सपा जड़ से साफ हो जाएगी। तो सपा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, कई मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए थे राजनीतिक, क्योंकि यहाँ सपा की सरकार थी। हमको टिकट नहीं मिला, इसका मलाल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा हूँ। आप सभी देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी में और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने काफ़ी कम समय में राजनीति में अपनी एक अलग जगह बनाई है और वर्तमान समय में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हुए हैं रामबाबू द्विवेदी जी। और आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि वर्तमान समय से लेकर अग्रिम आने वाले समय में इनकी क्या तैयारियां हैं। रामबाबू जी, आपका द इंडियन ओपिनियन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि कैसे आपका राजनीति में पदार्पण हुआ, किस प्रकार से आप राजनीति में आए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ और बहुत ही लघु सीमांत किसान का बेटा हूँ। और मैंने गांव से निकलकर यहाँ आया हूँ। गांव हमारी पहचान है, मिट्टी हमारी पहचान है। धीरे धीरे शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा की तरफ रुझान हुआ, तो समाज की सेवा का एक अलग अपना आनंद है। तो इसके लिए हम समाज का कैसे उत्थान करें, कैसे अधिक विकास करें, कैसे अधिक लोगों तक पहुँचें, कैसे अधिक लोगों की समस्याओं को दूर करें, उसके लिए राजनीतिक आवश्यक होती है। तो इसी के चलते धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश हो गया। क्योंकि हम लोग जन्म से भाजपाई हैं। कॉलेज के समय में हम लोग गांव में अपने शाखा लगाते थे। तो धीरे धीरे कहीं न कहीं हम लोग वहाँ से राजनीति में प्रवेश कर गए। राजनीति में आने के बाद थोड़ा पावर तो मिलता ही है, ऊर्जा मिलती ही है, शक्ति मिलती ही है। राजनीति में होने के नाते अधिकारी भी बातों को सुनते हैं। अगर किसी की हम ज़रूरत में काम आ जाएं, किसी अधिकारी को उसकी सिफारिश करें, टेलीफोन करें, तो कहीं न कहीं सुना जाता है और उसका उद्धार होता है। इसलिए राजनीति में हम आए हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति में है समाज सेवा। रामनगर क्षेत्र से आप काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और बहुधा ये देखा जाता है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो गद्दी पा जाने के बाद या उनको सीट ना मिलने के बाद या उनका टिकट कंफर्म ना होने के बाद वो क्षेत्र को छोड़ देते हैं। आपके साथ ऐसा देखा जा रहा है कि विगत आपने काफ़ी मेहनत की है भाजपा के लिए और विगत विधानसभा में आपको पार्टी का टिकट नहीं मिला, पार्टी का सिंबल नहीं मिला, उसके बाद भी आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्या तैयारियां हैं इसके बारे में? देखिए, 2012 में रामनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 7,000 लगभग मत मिले थे। तो ये घाघरा की बेल्ट है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और यहाँ पर 2012 में भारतीय जनता पार्टी का जनपद बाराबंकी में एक भी प्रत्याशी नहीं जीता था। और सबसे कम मत अगर मिले थे किसी विधानसभा में तो रामनगर विधानसभा थी। तो चूँकि ये लोधेश्वर महादेव की धरती है, विश्वविख्यात वृक्ष यहाँ पर पारिजात है, महाभारतकालीन मंदिर यहाँ माता कुंती देवी का मंदिर है यहाँ पर। ये सब पौराणिक स्थल हैं यहाँ पर। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होने के नाते, घाघरा के किनारे होने के नाते यहाँ पर बहुत ही गरीब असहाय लोग रहते हैं। तो जब भी मैं आता था महादेवा तो लोगों को देखता था, मिलता था, तो उनकी परेशानियों से मुझे ये लगा कि ये क्षेत्र ठीक है और यहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने रामनगर को चुना और रामनगर में
मैंने काफ़ी संघर्ष किया है। एक यहाँ पर विनोद वर्मा की हत्या हो गई थी, तो उसमें हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। कई मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए थे राजनीतिक, क्योंकि यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, गरीबों की सुनी नहीं जा रही थी। तो उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मुकदमे हमारे ऊपर ज़रूर लगे हैं, लेकिन उन संघर्षों का जो परिणाम मिला 2017 में, हमारी पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई उत्तर प्रदेश में, जिसमें रामनगर विधानसभा भी हमने भारी बहुमत से जिताया। यहाँ पर प्रत्याशी को अपने 28,000 से अधिक मतों से हमारा प्रत्याशी यहाँ जीता, और हम सपा के कैंडिडेट को हराने में सफल रहे। तो हमको टिकट नहीं मिला, इसका मलाल नहीं है, हमको खुशी इस बात की है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो कमल निशान लेकर आया था वो भारी मतों से जीता और हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से यहाँ के गरीबों को जो आवास की सुविधा नहीं थी, तमाम गांव में आप जाके देखिए, हर तरफ मोदी योगी का ही नाम चल रहा है, हर तरफ लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको गैस चूल्हा कभी नहीं मिला था, उनको गैस चूल्हा मिले हैं। तमाम लोगों को जिनके घर में शौचालय नहीं था, उनके घर में शौचालय दिए गए हैं। तमाम ऐसी योजनाएं देवा और महादेवा के नाम से, सपा शासनकाल में देवा में 24 घंटे लाइट थी और महादेवा में नहीं थी। तो इसके लिए हमने एक 21 दिवसीय आंदोलन चलाया था। उस 21 दिवसीय आंदोलन में हस्ताक्षर अभियान थे, तो 25 किलो कपड़े पर गांव-गांव जाकर उस पर हस्ताक्षर किया गया था। वो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को हमने बाई डाक द्वारा भेजा था, और योगी महाराज जी यहाँ पर चुनाव के सभा में आए थे, उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया था। तो हमारा नारा था कि देवा को 24 घंटे लाइट, उसकी मैं सराहना करता हूं, पर महादेवा को हम 24 घंटे की मांग करता हूं। तो ये सपा शासनकाल में नहीं हो पाया, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, और आज मुझे खुशी है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनते ही महादेवा को भी 24 घंटे लाइट मिली। तो ये ऐसे अद्वितीय कार्य हुए हैं, इसकी मुझे टिकट ना मिलने का गम नहीं है, लेकिन ये जो कार्य हुए, अद्वितीय कार्य हुए, समाज के कार्य हुए, जिन घरों में अभी तक आज़ादी से लाइट नहीं पहुंची थी, वहां पर योगी जी के नेतृत्व में लाइट पहुंचने का कार्य हुआ। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और मैं ऐसी सरकार को बार बार सत्ता में रहने के लिए लोगों से निरंतर अपील करता हूं, क्योंकि हमारा यहाँ पर अपना स्थान है, अपना घर है, निवास है। तो इसलिए मैं प्राथमिकता के तौर पर रामनगर विधानसभा में ज़्यादा कार्य करता हूँ। हालांकि करता प्रदेश में भी हूँ, लेकिन रामनगर में विशेष तौर से करता हूँ। यहाँ की धरती का मैं अन्न खाता हूँ, यहाँ हमारी गाय पली हैं, उनका मैं दूध पीता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की मिट्टी से हमको विशेष लगाव है। आप जनपद बाराबंकी के रामनगर विधानसभा में लगातार सक्रिय रह रहे हैं, क्या उम्मीद है आने वाले समय में, और आखिर किन कारणों से आपने, विशेष कारणों से रामनगर विधानसभा को अपना क्षेत्र माना है और यहाँ पर लगातार सक्रिय रह रहे हैं? देखिए, कन्नौज में हमारा जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद से हमारी शिक्षा संडीला में शुरुआत हुई, जनपद हरदोई में, उसके बाद में बाराबंकी आ गया। तो यहाँ पर हमको ये कहने को होगा कि हम कर्म भूमि तो हमारी बाराबंकी ही है। हमने जब से होश संभाला, बड़े हुए, तो बाराबंकी में ही, आप लोगों के बीच में, सबके साथ में। तो जन्म भूमि है वहाँ पर, बाकी वहाँ का सब कुछ यही है। अगर राजनीतिक संबंधों की बात करें तो काफ़ी समय पहले आप चर्चा में आए थे, आपके कुछ संबंध अमर सिंह से भी थे, लेकिन बहुत कम समय में ही उनसे आपका अलगाव हो गया। क्या ऐसे कारण रहे, उसके बाद आप भाजपा की ओर उन्मुख हो गए? देखिए, अमर सिंह से हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, और व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग संघ से शिक्षा काल से जुड़े हुए हैं, और हम लोग हमारे यहाँ से परम श्रद्धेय राम प्रकाश त्रिपाठी जी सहकारिता मंत्री हुए थे,
वो हमारे पारिवारिक हैं और हम लोग उन्हीं के संरक्षण में पले बढ़े और वहीं से राजनीति हम लोगों ने सीखी है। तो अमर सिंह जी से व्यक्तिगत संबंध थे, घरेलू संबंध थे। वो हमको अपने छोटे भाई से ज़्यादा मानते थे, तो पारिवारिक संबंध थे। उसमें कोई राजनीतिक भाव नहीं था और न उनसे कभी अलग हुए। आज भी उनके घर परिवार से जुड़ा रहता हूँ। आप भाजपा के किसान समर्थित नेता हैं और किसान मोर्चा देख रहे हैं। वर्तमान समय में कृषि बिल पर बहुत ज़्यादा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। कई किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। क्या है ये किसान बिल और इससे क्या ऐसे नुकसान हो रहे हैं जिस कारण से इसका इतना घोर विरोध किया जा रहा है? देखिए, ये विरोध जो है ये मोदी जी की लोकप्रियता का विरोध है। ये किसान बिल का विरोध नहीं है। अगर किसान बिल का विरोध होता तो सरकार ने कई दौर की वार्ताएं की, कई प्रस्ताव किसान संगठन के प्रतिनिधियों को दिए, संगठनों को कई प्रस्ताव दिए। लोग कहते हैं काला कानून। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि कानून में काला क्या है। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो काला नहीं बता पाता है कि काला है क्या, लेकिन ये कहता है कि कानून काला है। अब उससे पूछा जाए अगर कि काला क्या है तो काला उसको नहीं पता है क्या है। तो ये सत्ता का विरोध है, मोदी जी की लोकप्रियता का विरोध है, किसान का कोई विरोध नहीं है। भ्रम फैलाया विपक्षी दलों ने कि मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि मैं लिखित में देने को तैयार हूं कि मंडियां पहले से बेहतर सुविधाजनक होंगी। मंडियां न समाप्त थी न समाप्त होंगी। भ्रम फैलाया गया कि भाई साहब आपकी एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि मैं आपको लिखित देने को तैयार हूं कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी जारी है, एमएसपी जारी रहेगी। लोगों ने भ्रम फैलाया कि आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, नीलाम हो जाएगी, बंधक हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि मैं लिखित देने को तैयार हूं कि ज़मीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें जो भी एग्रीमेंट होगा वो फसल का एग्रीमेंट होगा, फसल का अनुबंध होगा। ज़मीन का कोई दूर दूर तक अनुबंध नहीं होने जा रहा। बिचौलिए समाप्त होंगे, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। तो ये सब जो कुछ आड़तियाँ हैं, सबसे ज़्यादा देखिए आपने देखा होगा विरोध करने वाले सबसे ज़्यादा अगर हैं तो पंजाब के हैं और उसके बाद हरियाणा के हैं। आप बताइए, पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास 500,000 बीघा की खेती है। वो सब बड़े बड़े लोग हैं। तो उनको और सबसे ज़्यादा जो सरकार ने अभी तक का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर एमएसपी पर ख़रीदारी कहीं होती है तो पंजाब प्रांत में होती है। इस बार भी, हर बार। तो उनको लाभ उनका कटने वाला है, इसलिए उनको सबको दर्द है। और कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए लगातार विपक्षी खेमे को लगातार उस्का रहे हैं कि भाई आपकी ज़मीन चली जाएगी। भ्रम पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं, जबकि किसान बिल वास्तव में किसानों के हित में है। किसानों का इससे लाभ होगा, किसानों की आमदनी निश्चित तौर पे बढ़ेगी, किसान हमारे देश का खुशहाल होगा। किसान बिल बहुत ही अच्छा बिल है। मोदी जी जिन्होंने ना अपने परिवार की चिंता किया, ना अपने घर की चिंता किया, ना अपने सहयोगियों की चिंता किया, लगातार वो समाज के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आते हैं तो पहले की जो सरकारें थीं, आप लोगों ने देखा होगा उसमें कि यूरिया को लेकर, खाद को लेकर हमारे किसान भाइयों पर लाठियां बरसती थीं। तो इसको समाप्त करने के लिए मोदी जी ने सबसे पहले नीम कोटेड यूरिया को बनाया। नीम कोटेड यूरिया बनने से जो केमिकल फैक्ट्री वाले यूरिया ले जाते थे और किसानों की सब्सिडी खा जाते थे, उस पे ब्रेक लगा। तो उन लोगों को भी दर्द है, क्योंकि अब उनको यूरिया वो नहीं मिल पा रही। अब सीधे यूरिया का उपयोग जो है अपने किसान भाई ही कर पाएंगे।
और उस नीम कोटेड यूरिया को जब 50 किलो हम लोग जिस खेत में डालते थे जितने भाग में, अब हम वहाँ पर 40 किलो डालेंगे तब वो पूरी कवर कर जाएगी। तो तमाम चीज़ें, जैसे सोयल हेल्थ कार्ड जारी किया मोदी जी ने, ज़मीन के लिए ज़मीन का परीक्षण समय समय पर जो जानकार हैं, इंजीनियर हैं, वो करेंगे। वो बताएंगे कि हमारी ज़मीन में केला की फसल अच्छी होगी, गेहूं की अच्छी होगी, किसके लायक हमारी मिट्टी है। तो सोयल हेल्थ कार्ड मोदी जी लाए। योगी जी जैसे ही मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सत्ता में गद्दी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले हमारे किसान भाइयों का 1 लाख रुपए प्रति किसान के हिसाब से कर्जा माफ़ करने का काम किया। लगातार मोदी योगी सरकार किसके लिए कर रहे हैं? किसानों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, नौजवानों के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा सपा और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी किसान बिल का विरोध कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्या किसान बिल में कुछ खामियां हैं जिसका विरोध इतने व्यापक स्तर पर किया जा रहा है? देखिए, किसान बिल का मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसान के जितने भी विरोधी हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं, अगर वो वास्तव में किसान हितैषी हैं, तो सरकार के जो प्रस्ताव आए हैं उस सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके और सरकार की बात को मान जाएं और जो कमियां हैं उस पे जो है चर्चा करें और कमियों को सूचीबद्ध कराएं। तो तब तो किसान का हित है। वो तो नहीं साहब, काला कानून है, वापस कर लो। काला क्या है ये तो बता नहीं रहे। अरे काला बताओगे तब न कानून वापस होगा। जो कानून में कमियां हैं उसके लिए सरकार ने कहा कि मैं कटिबद्ध हूँ, हर हाल में जो भी कमी है अगर आप लोग बताइए, मैं उसके सुधारने के लिए तैयार हूँ। तो सरकार तो किसानों की बात कर रही है, हित की बात कर रही है, लेकिन विपक्षी दल कहाँ कर रहे हैं? अब सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सब लोगों को हताशा है कि हम किस तरीके से सरकार में वापसी आए। मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ कि अब की बार सपा जड़ से साफ हो जाएगी 2022 के चुनाव में। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात आपने की, जैसे राजनीतिक पार्टियों की बात के अलावा किसान आंदोलन की बात की, तो आपके द्वारा बताया गया कि आंदोलन में ज़्यादातर पंजाब के किसान संगठन सम्मिलित हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से 3 प्रमुख चेहरे, राष्ट्रीय मजदूर संगठन से वीएम सिंह, भानुगुट से ठाकुर भानु प्रताप सिंह और वर्तमान समय में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत लगातार वहाँ पर क्रियाशील रहते हैं। तो ये तो उत्तर प्रदेश के किसान संगठन है और ये काफ़ी पुराने संगठन माने जाते हैं। इन लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसमें से 2 संगठनों के द्वारा वापसी कर ली गई है। एक संगठन अभी भी काफ़ी मजबूती से राकेश टिकैत के नेतृत्व में वहाँ पर खड़ा है। क्या ऐसी बात है जो सरकार और किसान संगठन के बीच में, क्या ऐसी दूरियां हो रही हैं जो भाजपा अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रही है? देखिए, राकेश टिकैत जी रजिस्टर्ड कांग्रेसी हैं। विगत चुनाव में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और लगातार देखने में वो तो रजिस्टर्ड कांग्रेसी हैं। तो आप कैसे कह देंगे कि वो विपक्षी दल के साथ नहीं? वो तो विपक्षी दल के दाना पानी पर जीवित हैं, उसी के सहारे उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब बताइए, वहाँ पर काजू किशमिश मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? तो इसमें कहीं न कहीं से पीछे कांग्रेस हवा दे रही है, विपक्षी दल हवा दे रहे हैं। सब लोग अपनी राजनीतिक जो विरासत है, राजनीतिक जो इनकी कुर्सियां खिसक गई हैं, इसका दर्द है। और आप जान लीजिए कि ये आंदोलन सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है, बंगाल के चुनाव को लेकर है। ये सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है, किसानों के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। किसान हित में मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। देखा ये गया है कि रामनगर विधानसभा, जिस क्षेत्र से आप वर्तमान समय में क्रियाशील हैं, यहाँ पर विधायक रह चुके और मंत्री रह चुके सपा के अरविंद सिंह गोप ने पिछली बार काफ़ी तैयारियां की। किन्हीं कारणों से भाजपा के उस गढ़ में सेंध लगा दी। आने वाले समय में 2022 का इलेक्शन सामने है। ऐसी दशा में वर्तमान भाजपा विधायक और पूर्ववर्ती सरकार के दिग्गज नेता अरविंद सिंह गोप के सामने क्या भाजपा इस बार आपको टिकट देगी? क्या पार्टी का सिंबल आपको देगी? देखिए, भाजपा हमको टिकट देगी या नहीं देगी ये विषय नहीं है।
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के सेवक हैं। हमारी पार्टी यहाँ से विजय होगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। यहाँ से कमल का फूल विजयी होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, हमको इस बात का गर्व होगा। और जहाँ तक आपकी सपा की बात कर रहे हैं, तो मैं पुनः आपको स्पष्ट करता हूँ कि सपा पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। 2022 में सपा साफ होने वाली है जड़ से। कहीं ना कहीं भाजपा वर्तमान समय में सत्ता में है और कहा यह जा रहा है कि जब सत्ता लगातार बनी रहती है तो कुछ निरंकुशता भी आ जाती है, और कई ऐसे भाजपा के छोटे कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा लगातार ये बात रखी जा रही है कि वर्तमान समय में उन छोटे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या ऐसा कहीं संभव है, ऐसा कहीं दिख रहा है कि किन कारणों से ये बातें उठ रही हैं भाजपा के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो उसकी विचारधारा अलग है, वो स्वयं के लिए कार्य नहीं कर रहा है। देखिए, हम लोग अंत्योदय वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति का उदय ही हम लोगों का लक्ष्य था, और हम लोग उसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने लिए कभी असंतुष्ट नहीं हो सकता है, सदैव गरीब के लिए, गांव के लिए असंतुष्ट हो सकता है। तो उसमें अगर कहीं न कहीं कोई कमियां पाई जाती हैं तो उस पर हम लोग सुधार करते हैं, और ऊपर अपने उच्च अधिकारियों को भी, पदाधिकारियों को भी सूचित करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। सदैव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा जब तक उसकी सांस में सांस है। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी। तो आप थे राम बाबू द्विवेदी, जो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपने कृषि बिल एवं तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए भाजपा के बारे में बात बताई, भाजपा वर्तमान समय में किस स्तर से कार्य कर रही है, और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है वह कृषि बिल का विरोध नहीं, वो मोदी का विरोध किया जा रहा है। हालांकि राम बाबू द्विवेदी जी रामनगर विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और देखते हैं इस बार इनके भविष्य में राजयोग लिखा है अथवा नहीं। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा।